हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। इससे पहले हम नियोजन की जो नियमावली है ग्रेड 1 की ट्राइबल डिपार्टमेंट की, उसमें हम एक एक बिंदु पर बात कर चुके हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षक का जो नियोजन हुआ था, यानी कि जो काउंसलिंग होनी थी या डीवी के लिए जो निर्देश आए थे, स्टार्टिंग में भर्ती असल में जो 2018 की थी वो 2-3 चरणों में हुई थी। तो 2023 में इसमें देखिए लेटेस्ट डेट है 17/3/2023 में कुछ चेंजेस किए गए थे नियोजन के रूल्स में। तो देखिए आपको पैनिक नहीं करना है, अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें अगर चेंजेस होता है या नियम में बदलाव किया जाता है तो समय समय पर विभाग के द्वारा ये चीज़ें हमें क्लियर कराई भी जाती है। देखिए ये डीपीआई का है, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का ये आदेश है। मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, मेरा 100% यही प्रयास होता है कि मैं चीज़ें एकदम ऑथेंटिक आपको बताऊं। तो अभी हम इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से रूल्स थे। अब देखिए यही लास्ट टाइम वर्ग 2 की परीक्षा के लिए चेंज हुए थे नियम। तो अब इसमें इसके बाद अगर कुछ चेंजेस हुए तो रूल बुक में हुए, अभी हम उस पर बात भी करेंगे। तो ये इस तरह से चीज़ें आती है। देखिए लिख कर देता है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त एवं भर्ती नियम 2018। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सेवा में आने के जो नियम है, भर्ती नियम, वो 2018 के लागू हैं। इसी के नियम के बेस पर हमारे यहाँ भर्तियाँ होती हैं। अब देखिए इसमें मुख्य मुख्य हम बातें करेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं ना वो अलग से, देखिए अभी हमारे जो ईएसबी के द्वारा जो रूल बुक जारी हुई थी उसमें जो रिक्तियाँ थी वो तो रहेंगी ही, लेकिन साथ में पृथक से रिक्तियाँ वो दिखाते हैं, है ना, विभाग की तरफ से। और जो शैक्षणिक और व्यावसायिक अर्हताएँ हैं उस पर भी इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया था। मतलब ये लेटेस्ट माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा, अब उस समय तो पात्रता होती थी, तो अभी मैं उसको चयन परीक्षा ही बोल रहा हूँ कि उस समय उसी से चयन होता था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे होती थी। तो ये देखिए वो भर्ती नियम में है 2018 के नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार। ये सब चीज़ें हम अब फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं तो हमें ये सब चीज़ें पता होना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए होता क्या है कि जो भी ईएसबी ने हमारे पेपर लिए हैं तो उसमें पहली शर्त ही ये रखी गई है, देखिए कि जो जिन्होंने 2018 की जो पात्रता परीक्षा थी वो पास की होगी वही इसमें पात्र हैं। फिर उन्होंने क्वालिफिकेशन का यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो संबंधित विषय में देखिए यहाँ पे स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष या अथवा करके दिया हुआ है, कोई भी एक, है ना। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड। तो ये लाइन से हैं, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो है आपका ये शिक्षा शास्त्र में, है ना, जो शिक्षा शास्त्र में स्नातक होता है उसमें इन्होंने अलग से यहाँ 45% के साथ दिया हुआ है। तो ये हमारे रूल बुक में मेंशन है, आप अपने अपने कोर्सेज के हिसाब से इसे देख सकते हैं। तो ये था मेन रूप से। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। अब ऐसा ही होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए पिछली बार इन्होंने दिया था आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी थे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता जो थी उसके अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट प्रदान की गई थी। मतलब ये नियोजन के नियम में चेंजेस किया गया था। तो 5% जो ऊपर मांगा था उसमें इन रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट दी गई थी। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये डीपीआई का निर्देश है जो नियम चेंजेस किए गए थे। ठीक है, अब उसी केस में ये जो संस्कृत वाला था इसमें ये इस तरह के द्वितीय श्रेणी में शास्त्रीय उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बीएड डीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब ये देखिए संबंधित विषय से तात्पर्य है शासन के पत्र क्रमांक 16/16/396 2022 20/1 दिनांक 29/9/2022 में उल्लेखित विषय से है। उन्होंने विषय के भी यहाँ पे वो दिया हुआ था कि आप किस किस विषय में अगर करते हैं तो पात्र होंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम आयु उन्होंने 21 वर्ष दे रखी थी और अधिकतम आयु में अभी हमारे जो रूल बुक है वर्ग 2 का चयन परीक्षा का उसमें और इसमें काफ़ी बदलाव। देखिए जो पुरुष आवेदक थे अनारक्षित वर्ग के उन्हें 43 ईयर था, और अगर गेस्ट थे तो उसमें उन्होंने 9 साल की छूट दी थी, तो 52 वर्ष था। अब माध्यमिक शिक्षक में लेटेस्ट तो यही हुआ था, लेकिन अभी हमारी जो चयन परीक्षा की रूल बुक है उसमें इतनी छूट नहीं दी गई है, वहाँ पे 40 वर्ष ही दिया गया है। महिला आवेदक के लिए 48 साल थी। मतलब ये समझ लें कि अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को भी 48 ईयर की आयु सीमा तक छूट दी गई थी 2023 में। ये बहुत पुराना डेटा नहीं है, बहुत पिछली बार का, मतलब वर्ग 2 का आखिरी जो काउंसलिंग हुई थी लास्ट में उसी का डेटा है। तो देखिए ये भी यहाँ पे 48वीं वर्ष था
जो सैनिक वाला था उसके लिए। अब ये पुरुष / महिला मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग मतलब ST SC और OBC के लिए भी 48 वर्ष था यहाँ पे, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और 9 साल की इधर छूट थी तो 57 थी। मतलब पिछली बार माध्यमिक शिक्षक परीक्षा जो थी उसमें जो चयन हुआ था उन्हें एज में इस तरह से छूट दी गई थी। और ये आयु की गणना के लिए उन्होंने एक डेट दी हुई थी, इस डेट से काउंट होता था, ठीक है। तो अभी भी हमें जब नियोजन की प्रक्रिया आएगी तो इसी तरह से चीज़ें दी जाएंगी। अब ये यहाँ पे एक एक करके आप जो जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आप इसे पॉज करके वीडियो को इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम मेन बातें यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। गेस्ट को 9 वर्ष की छूट का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो पदों की, तो देखिए जो आरक्षण था वो हमारी भर्ती में अभी 50% है, तो उस समय भी 50 था, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10% था। अब ये जो कार्य दिवस थे, है ना, 25% उस समय गेस्ट का आरक्षण था, 200 दिवस थे और अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए बोला गया था। और उस समय 72 दिन थे। वर्ग 1 में 60 दिन कर दिया गया था ट्राइबल के द्वारा, लेकिन बाद में फिर अभी तो इस बार रूल बुक में स्पष्ट कर दिया गया और 50% के आरक्षण में 3 शैक्षणिक सत्र और 1 शैक्षणिक सत्र में कम से कम 30 दिवस का उन्होंने ये कर दिया था, छूट दे दिया था। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिव्यांग लोगों का था उसमें इस तरह की कैटेगरी थी, तो उन्होंने दिया था इतना प्रमाण पत्र लगेगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है। मेरा इन चीज़ों को बताने का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी चीज़ें होती है वो स्पष्ट विभाग के द्वारा लिखित में दी जाती है, निर्देश जारी किए जाते हैं और उसके अनुसार हमें चीज़ें करनी होती है। तो हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए समस्त अंक सूची उपाधि शैक्षणिक और व्यावसायिक दोनों तरह की मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे, ये बात स्पष्ट लिखी है। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा, मतलब अगर हम गलत डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो जिम्मेदारी हमारी होगी। अब आयु सीमा संबंधी छूट मध्य प्रदेश के मूल और स्थानीय निवासियों को ही दे होगी, अदर स्टेट वालों को छूट नहीं होगी। परिवीक्षा एवं वेतन देखिए इस तरह से भी लिखा रहेगा हमारे इसमें परिवीक्षा कितने 2018 के नियम के अनुसार जो परिवीक्षा अवधि होगी और जो वेतन होगा, तो ये अभी हमें सब चीज़ें हमें देने वाली है। अभी जो निहरताएँ हैं जो दिया हुआ है इसे भी आप एक एक पॉइंट पढ़ लेंगे, मैं इसे अलग से नहीं बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें हम डीपली नहीं करेंगे क्योंकि बहुत आसान है और स्पष्ट एकदम लिखी हुई होंगी, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। इस तरह से हमें जो पोर्टल में जो MP TRC पोर्टल है trc.mponline.government.in पर हमें यूज़र मैनुअल मिलेगा, हमारे सारे डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होंगे, उसके चार्जेस भी यहाँ पे वो उसने निर्देश में दिया है। तो हमें बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। देखिए ये इस तरह से डेट वगैरह दी जाएगी, है ना, ये यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए हमारे जो कैटेगरी वाइज है, मतलब एक एक चीज़ें हमें मेंशन करके दी जाएगी। आप अभी बिल्कुल पैनिक ना करें कि सर क्या होगा, हमारा ये डाउट है वो डाउट है, जो भी होगा वो ऑनलाइन हमें जो TRC पोर्टल के बारे में चीज़ें होंगी वो बताई जाएंगी, है ना। तो हमको बिल्कुल पैनिक नहीं करना। मैं बार बार पैनिक वर्ड बोल रहा हूँ। और इस तरह से हमें समय सारणी भी जारी की जाएगी, कब से कब तक हमको क्या करना है ना, TRC पोर्टल में कितने दिन का है, कब काउंसलिंग होगी, कब DB होगा, है ना, कब कब हमें चॉइस फिलिंग के लिए मौका दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होंगी और पोर्टल हमें TRC पोर्टल से ही सारी चीज़ें करनी होंगी। तो अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था, संयुक्त रूप से काउंसलिंग हो गई थी, तो जो सत्यापन था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया था दोनों विभाग का और स्कूल चयन का। अब एक बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा स्कूल का ऑप्शन होगा वो हमें जब लिस्ट दी जाएगी विभाग के द्वारा, अब माध्यमिक शिक्षक की भर्ती संभाग स्तरीय होती है, तो संभाग वार लिस्ट विभाग के द्वारा दी जाएगी। हम जिस संभाग में हमारा नाम होगा हमें उसी संभाग के जिलों में जो खाली स्कूल की सूची संभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी पोर्टल में, TRC पोर्टल में, उसी से हमें सेलेक्ट करके स्कूल चयन करना होगा और हमें प्रेफरेंस वहाँ पे डालना होगा। कितने स्कूल चुनने होंगे ये भी उनके द्वारा बताया जाएगा। तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि जब सारी चीज़ें बताई ही जा रही हैं तो हम क्यों ही टेंशन लें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये लिख के उन्होंने दिया था कि रिक्त पदों को यहाँ पे DPI और ट्राइबल के शामिल कर लिया गया था। तो आपको देखिए एक बात तो याद रखना है, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है। बहुत सारे लोगों का 1-2 मैसेज तो मुझे ऐसे आए थे कि सर क्या ट्राइबल में जो स्कूल होते हैं हॉस्टल वाले होते हैं, तो जैसे एजुकेशन में स्कूल होते हैं ना DPI में, जैसे लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के नाम से हमारे मेरिट लिस्ट में हमारे रिजल्ट में दिया है, तो वहाँ पे जैसे स्कूल होते हैं यहाँ पे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। बस बात यह है कि इन्हें ट्राइबल क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सब
8वीं 9वीं अनुसूची वो संविधान का मैटर है। तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में 89 जो जिले हैं, मतलब जिले बोल रहा हूँ, ब्लॉक हैं, उनके बारे में ये चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। जो भी जिले हैं, मैं खुद बालाघाट जिला का हूँ, हमारे इसमें 8 ब्लॉक्स हैं। तो हमारे 3 ब्लॉक हैं जो ट्राइबल में आते हैं। तो हमको उन ट्राइबल के ब्लॉक में अब सीट ही नहीं थी, तो उसमें हम डीपीआई में हुआ है तो हमें डीपीआई के ही स्कूल मिलेंगे, मतलब हम उस क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे। जिनका जनजाति कार्य विभाग में हुआ है तो वो डीपीआई में नहीं जा पाएंगे। पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी। और अंत में मैं आपको 1 मिनट में कंक्लूड करके बातें खत्म करूंगा कि मैंने बहुत करीब से देखा है, जो हमारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा, जो भी डीपीआई का रूल होता है नॉर्मली वही पालन किया जाता है ट्राइबल के द्वारा भी। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हर बार मतलब ऐसे बोलो कि पायदान दर पायदान चीज़ों को क्लियर कर रहा है। पहले अगर नियम में मान लो थोड़ा सा कुछ था कि थोड़ा सा शिथिल था, तो उसे एकदम क्लियर करके, मतलब एकदम नीट एंड क्लीन विभाग की तरफ से काम किया जा रहा है। आप एमपीएसबी के रिजल्ट में भी देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट की गई है। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लाएंगे। फिर बहुत सारे जो ओबीसी हमारे भाई बहन है, उनका भी जो 13% को लेकर है, तो किस तरह से, तो देखिए अभी ओबीसी भाइयों का सिलेक्शन की प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। 13% का फैसला जिसकी तरफ जाएगा, वहाँ के 13% लोगों को ज्वाइनिंग फिर से मिलेगी, फिर से मेरिट लिस्ट आएगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, इस पर हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, आप सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे कंप्लीट रखें। वो हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन की बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो यही था आज के वीडियो के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट करें, मैं सारे कमेंट के जवाब देता हूँ। और आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे, लगातार लाते रहेंगे। नवरात्रि की वजह से मेरे घर में ही कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, चीज़ें आगे पीछे हो जा रही हैं। तो आप बिल्कुल पैनिक ना करें, जो भी डाउट्स होंगे आप लगातार बने रहें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो साथी जुड़े हैं, हम कुछ क्वेश्चन के जवाब तो वहीं दे दिए जाते हैं, कुछ के कमेंट बॉक्स में दे दिए जाते हैं, और कुछ को मैं वीडियोस के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। तो यही था आज का अपडेट। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। हम पूरी मेरिट लिस्ट पे, कट ऑफ पे, 13% पे क्या संभावना है, वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर हो सकती है, क्या चांसेस है, ये सारे वीडियोज हम लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।